KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और RS बैच के RS का जो ऑफलाइन बैच है इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। आप अभी RS के वैकेंसी आने वाली है, कंटिन्यू रूप से इसको देख लेना। जो बच्चे यहाँ क्लास भी ले रहे हैं एक बार फिर से देख लेना। ये निःशुल्क रूप से आपको वहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब पर। और दूसरी चीज़, सीरीज वाइज चल रहे हैं 0 से लेके लास्ट तक। तो आज हम बीकानेर का अध्ययन करेंगे। बीकानेर में पार्ट वन यानी 0 से अध्ययन करेंगे आज बीकानेर का। तो सबसे पहले बीकानेर में अपना सामान्य परिचय लेते हैं। तो सामान्य परिचय में बीकानेर का प्राचीन नाम, देखो बीकानेर के इतिहास में सबसे पहले बीकानेर के शुरुआती चरणों से देखते हैं। तो इसका जो प्राचीन नाम रहा है वो रहा है जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। ये इसका प्राचीन नाम है। और इसकी जो राजधानी थी, जांगल प्रदेश की राजधानी, उसका नाम था अहिछत्रपुर। कौन सी पुर? अहिछत्रपुर। और तीसरी चीज, अहिछत्रपुर नागौर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नागौर। इसके अलावा 2 प्राचीन जनपद और थे जिनमें इसका कुछ हिस्सा आता था। एक तो कुरु प्रदेश और एक माद्र प्रदेश। कुरु और माद्र प्रदेश में इसका कुछ हिस्सा आता था प्राचीन जनपद में। प्राचीन जनपद काल में ये 2 प्रदेश ऐसे थे तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे आता था। बीकानेर की बात की जाए तो आप अभी वर्तमान जो बीकानेर है वो उस बीकानेर की बात नहीं हो रही। बीकानेर में अपने राजस्थान का मैं एक बार नक्शा बना देता हूँ। तो राजस्थान का लगभग ये वाला हिस्सा आता था, ये कहलाता था बीकानेर। इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर का भी कुछ हिस्सा, नागौर और ये बीकानेर, जैसलमेर का उत्तरी हिस्सा और जोधपुर का ऊपरी वाला हिस्सा। इस प्रकार लगभग बहुत विस्तारित राज्य था बीकानेर, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। तो ये सभी क्षेत्र आएंगे। और यहाँ पे किस प्रकार, यहाँ पे जो वंश राज्य कर रहा था उसका नाम था राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी उत्पत्ति संबंधी मत अगर आपको देखना है तो मारवाड़ का इतिहास में पार्ट 1 में मैंने पूरा डिटेल से बताया कि कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, इनके बाप दादा परदादा, सारा इनका उत्पत्ति सिद्धांत दिख वगैरह। तो इनकी इष्ट देवी जो थी वो थी करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। ये आपको याद रखना है। कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागणेश जी माता, राठौड़ों की कुल देवी। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि बताओ कुल देवी और इष्ट देवी में क्या अंतर है? कुल देवी वो होती है जो जन्म जन्मांतर से हमारे से पहले और उससे पहले और उससे पहले हमारे बाप दादा परदादा जो अपने बाल कटवाते हैं, जड़ूला होता है, वो कुल देवी होती है। इष्ट देवी होती है कि अचानक राज्य में बीच में आई है और उसके योगदान से बहुत बड़ी फलीभूति प्राप्त होगी तो अपन उसकी मान्यता ज़्यादा करने लग गए, इसलिए। ठीक है। यहाँ के जो शासक होते थे वो उपाधि धारण करते थे, वो करते थे जांगलदर बादशाह की। कौन से बादशाह की? जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। और इनके राज चिन्ह पे लिखा हुआ है जय जांगलदर बादशाह। कौन सा बादशाह? जय जांगलदर बादशाह। और बीकानेर के राठौड़ों का जो संस्थापक था, और उसका नाम था राव बीका। क्या नाम था? राव बीका। अब बीका के बारे में हम देखते हैं पूरा डिटेल्ड। तो यहाँ हेडिंग इसके साथ ही राव बीका चालू हो जाता है। राव बीका का कार्यकाल था 1465 से 1605 तक। 1505 मत करो, 4 ही रखो। 1504 तक, 1465 से 1504 तक इनका राज्यकाल रहा। इनके बारे में देखो तो
इनके पिता का नाम राव जोधा था। ये चीज़ हम पहले देख चुके। राव जोधा में पूरी स्टोरी भी बताई थी, फिर बता देता हूँ। राव जोधा, इनके चाचा का नाम कांदड़ था और इनके भाई का नाम था बीदा। ठीक, ये दरबार में बैठे रहते थे। राव जोधा पर दरबार में बैठा रहता था। राव जोधा के जो पुत्र थे बड़े खतरनाक किस्म के आदमी थे सारे। मैंने बताया था इन्होंने कोई किसी ने कौन सा वंश ला दिया, किसी ने कौन सा वंश ला दिया, मतलब 55 शाखाएं निकली थी राव जोधा के बाद में। तो उसी में राव भी का बड़ा खतरनाक आदमी था। यूँ बैठे रहते थे, एक तरफ यूँ डाबी और जीवनी दो होते थे राजा के बगल में, ऐसे मंत्री बैठे रहते थे इधर की तरफ इधर की साइड। तो राव भी का अपने चाचा कांदड़ के साथ बैठा रहता। चाचा इनकी हम उम्र का ही था, तो मजाक करते रहते थे। तो मजाक कर रहे थे, बोला चाचा अब मैं चाची को सारी बात बताऊंगा, तेरा जो चक्कर चल रहा है। तो चाचा ने कहा कि अगर तू मेरे को बताएगा तो मैं भी अभी वंडा फोड़ कर दूंगा तेरा फिर। तो ऐसे इनकी बात चल रही थी, हंसी मजाक। चाचा और इसकी उम्र बिल्कुल एक सी थी, तो हंसी मजाक चल रही थी। तो ये बार बार हंस रहे थे। राव जोधा को थोड़ा अटपटा सा लगा, तो उन्होंने टोका कि आपको थोड़ा मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए दरबार की। इस बात पे थोड़ा साइलेंट हो गए। फिर 2 मिनट बाद में, चाचा मैं तो नया करे जो वो तेरा फोन आए जो जी को कहीं हो। फिर ऐसे जब बार बार मजाक कर रहे थे, फिर जोधा ने देखा। राव जोधा को एकदम दिमाग खराब हो गया। उसने कहा दोनों चाचा भतीजे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई तख्त खड़ा करोगे, जैसे कोई साम्राज्य खड़ा करोगे। और सब लोग उन पे ऊपर हंसने लग गए। अब ये बड़ी बेइज्जती होती है कि पूरा मार्केट जब आपकी तरफ देख के हंसता है तो बड़ी बेइज्जती लगती है। एक आदमी हंस ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा मार्केट जब हंसने लग गया तो इसने अपने चाचा का हाथ पकड़ा, चाल चाचा डोकरा जा रहा जब, और जंदड़े इसलिए बाप की औलाद मान जे जंदड़े, खुद को साम्राज्य खड़ा कर लिया और अपने पिताजी को कह के वहाँ से निकल के रवाना हो जाता। अब ये सीधे जाते हैं। अब इनकी बुआ जी पढ़ती थी, इनकी बुआ जी का नाम था। अब जब आदमी ऐसे निकल जाता है घर से तो कुछ रहने खाने के लिए तो चाहिए। तो 500-600 घुड़सवार थे इसके साथ। चाचा इसका कांदड़ और इसका भाई बीदा दोनों इसके साथ थे। और ये निकल जाते हैं, भटकते रहते हैं जंगलों में 600 डकैतों के साथ। और यूँ लूट-पाट करके खाते थे, अपना टाइम पास करते थे। कुछ था नहीं इनके पास खाने के लिए। अब सोचो कैसे टाइम पास करेंगे। अपनी बुआ जी के घर पे चले जाते हैं। इनकी बुआ जी कौन थी? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता बहुत खतरनाक किस्म की महिला रही हैं। आप ऐसे मत समझ लेना। करणी माता जो लोक देवी हैं, चारण समाज की जो कुलदेवी रही हैं, तो उन्होंने, उनका एक बहुत बड़ा औरो था, उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, विस्तार था। तो उनके पास जाते हैं। करणी माता ने इन्हें खिलाया और इन्होंने इनको 5 थालियों में भोजन दिया। बोला बेटा ले खानो खा ले। तो उसने कहा कि आप 5 थालियों में लेके आए हो, इतना तो मैं वैसे ही खा जाऊंगा। हाँ तो क्या खा ले, पर बोले 5 थालियों में क्यों लेके आए हो? 5 थालियों में क्या जरूरत है, मैं तो एक में ही खा लूंगा। बोला कि जी बीकानेर भी 5 थालियों में बटा है और वो भी तेरे को खाना है, और तेरे को पता है कि तू अकेला ही खा सकता है इतने को, तो उसको भी तेरे को इकट्ठा करके ही खाना है। अब तू देख कि तू कैसे खाता है, कि 5 थालियों में बटा है तो एक के ऊपर रखेगा या फिर 5 में अलग अलग खाएगा। तो उसने कहा कि बुआ जी मैं अलग अलग ही खाऊंगा। तो एक एक थालियों में भोजन करता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, इस प्रकार। तो उसकी कौन सा बीकानेर 5 थालियों में कौन सी में बटा था उसके बारे में देख लो। ये अपना बीकानेर है, बीकानेर। ठीक, बीकानेर के उत्तरी हिस्से में जो थे वो थे जोहिया, जोहिए। कौन थे? जोहिए। और जोहियों के इधर साइड में था भट्टी, भट्टी, भट्टी। ठीक, दूसरा दक्षिण में जो थे जोधपुर से मिल गए। ये यहाँ पे दक्षिण में कौन सी सीमा मिल जाती है? जोधपुर। और इनसे जो मिले हुए थे वो थे परमार या सांखला, परमार या सांखला, ये थे दक्षिण में। पश्चिम की बात की जाए, इधर पूगल और
गूगल कह दो या पश्चिमी भाग कह दो, पश्चिम। यहाँ पे जो राज कर रहे थे वो थे भाटी, भट्टी और भाटी। और यहाँ का राजा था राव शेखा। कौन सा शेखा? भट्टी जो थे वो थे मुसलमान। कौन से मान? ये तो थे मुसलमान, और ये राव शेखा अलग है। ठीक, ये 3 दिशा होगी। चौथी दिशा इधर की साइड पड़ती है, ये वाला, ये था छापर, द्रोणपुर, ये चूरू में पड़ता है। लाडनू, लाडनू कहाँ पड़ता है? नागौर में, नागौर, ये चूरू, ये वाला क्षेत्र। यहाँ जो अधिकार था वो था मोहिल, मोहिलों, मोहिल चौहान, मोहिल चौहानों का। ये तो चारों पांचों दिशाओं की तरफ ये हो गए। और बीच में जो क्षेत्र था वहाँ कई जाट राजा थे। जाट राजा जिनमें खींची, डीका, चोयल, गोदारा, सारण, काफी जाट थे। तो ये पूरा जो था 5 थाली थी, 1 2 3 4 और 5, ये 5 थालियां परोसी थी करणी माता ने। तो इनमें जो सबसे प्रसिद्ध जाट थे, ज़्यादा प्रसिद्ध, वो 2 थे, गोदारा और सारण जाट। ठीक, तो अब देखो ये किस प्रकार अपना कार्य चालू करता है। सबसे पहले देखा कि बोलो माताश्री कहाँ से शुरुआत करनी है। तो जो माता अपनी, क्या नाम है इनका? करणी माता। करणी माता का स्थान कौन सा है? देशनोक, देशनोक और बीकानेर। वहाँ पे अधिकार था परमारों का। किसका अधिकार था? परमारों का, देशनोक। तो सबसे पहले उन्होंने देशनोक को जीता और 1465, नवंबर 1465। अब देखो इनका पहले तो व्यक्तिगत जीवन आ गया, अब कौन सा चलेगा? राजनीतिक जीवन। तो 1465 में इन्होंने नापा सांकला, ये सांकलाओं का उस जमाने का राजा था, ने अधीनता स्वीकार की। क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकारी। तो पहला जो उसकी जीत थी उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए। राविका को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। क्यों नहीं करने पड़े? क्योंकि बुआ जी थी उनके पास। अरे कौन सी माता थी? करणी माता। करणी माता के खूब अनन्य सेवक थे। करणी माता के बाद खूब गायें थी, खूब पूरी सेना थी विशाल। करणी माता कोई छोटी मोटी नहीं थी। करणी माता भी एक धुरंधर राजनीति की थी उस जमाने की, वसुंधरा राजे से भी खतरनाक, समझ रहे हो। तो करणी माता के आशीर्वाद से तो वैसे ही मिल गया फ्री में ही। और नापा सांकला ने तो डर के मारे अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहाँ गेम खत्म हो गया। किसका? परमारों का या सांकलाओं का। इनका गेम खत्म। और इन्होंने अधीनता स्वीकार करके और फिर अपना काम खत्म कर दिया। दूसरा केस आया, ये जाटों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा तो खींची, चोयल, ये छोटे छोटे आते थे। तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा तो 1472 में इन्होंने कोडमदे को जीता। कौन सा दे को जीता? कोडमदे। और कोडमदे को जीतकर इन्होंने राजा की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? राजा की उपाधि धारण की। ठीक, अब राजा की उपाधि धारण कर लिया। और एक चीज और याद रखना, इनकी माँ का नाम था कोडमदे। क्या नाम था? कोडम। तो उसके नाम पे उन्होंने कोडमदेश्वर तालाब, कौन सा तालाब? कोडमदेश्वर तालाब का निर्माण कराया। अब आता है, यहां जाटों की तरफ पहुंच रहे हैं तो अब इधर की तरफ आक्रमण कर रहे हैं, मोहिल चौहानों की तरफ। जो ये चौहान थे, ये चौहान बाद में
आगे बढ़ के और इधर सांबर की तरफ आ गए थे। कहाँ के आगे थे? सांबर। और ये कहलाते थे सपाल दक्ष के चौहान। किसके चौहान? सांबर के चौहान, सपाल दक्ष के चौहान। तो ये इधर नागौर से नीचे की तरफ आ गए थे, जयपुर की तरफ, अजमेर की तरफ ये आ रहे थे। और ऊपर की तरफ इनका वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। और लाडनू का केंद्र था, मुकेश भांकर का गांव लाडनू, वहाँ पर मोहिलों का अधिकार था। मोहिल चौहान, वो अपने नाम से पहले राणा लगाते थे, राणा मोहिल, ठीक है, नाम की पदवी क्या थी? राणा। तो अब उन्होंने अगला युद्ध मोहिलों के ऊपर एक बार आक्रमण किया था इनके पिता ने भी। इनके पिता का नाम था रावजोधा। रावजोधा ने भी मोहिलों को क्या कर दिया था? पराजित। लेकिन फिर मोहिलों ने अधिकार कर लिया था वापस। तो अब की बार ये पूरी सेना लेके जाता है और मोहिलों को पराजित करके और लाडनू, छापर, द्रोणपुर पर अधिकार कर लिया अधिकार। तो अब इसने देखा कि यहाँ पे अपना सशक्त, अगर मजबूत स्कंद यहाँ पे छोड़ देंगे तो अपनी ताकत यहाँ पे बनी रहेगी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपने सबसे खास और विश्वसनीय भाई को छोड़ा। उनके भाई का नाम था बीदा। भाई बीदा को सौंपा। सबसे दो बड़ी शक्तियां थी इनकी, एक तो ये मोहिल और एक मुसलमान, ये बट्टी, बड़े खतरनाक आदमी थे, ठीक है। तो इनको ये बीदा को फिर भगा भी देते हैं एक बार, लेकिन जब ये बीदा को भगाते हैं तो अपने पास शरण देता है उसको और फिर उसको लाडून दोबारा जीत के देता है। तो ये इनका जो प्रतिकार था वो लास्ट तक चलता रहा था इन दोनों का, क्योंकि इन्होंने ताकत के बल पे जीता था। और वो समझौते बड़े स्थायी होते हैं, जो आप समझौतों के तहत कोई वो करते हैं वो ज़्यादा स्थायी रहता है। तो इनकी तरफ से इनको कोई संकट नहीं हुआ, तो ये भी मामला खत्म। दूसरा, ठीक। तीसरा मामला आया पूगल। वहां पे भाटी राज करता था और वहां का राजा था राव शेखा। कौन सा शेखा? राव शेखा। अब राव शेखा को ये बट्टी पकड़ ले गए मुसलमान। राव शेखा को कौन उठा ले गए? बट्टी। और इसकी जो घरवाली थी दौड़ते दौड़ते आई किसके पास? राव बीका के पास, क्योंकि इसका राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये देखो यहाँ तक इसका राज्य फैल गया था। तो उस समय सबसे खतरनाक आदमी कौन था? राव बीका। तो बीका के पास आती है, भैया हमारे को सहायता कर दो, मेरा पति को पकड़ के लेके गए। तो अब बताओ ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसने पूगल के राव शेखा को भट्टियों से मुक्त कराया, मुक्त करवाया। और इस बात से जो शेखा की रानी थी भाटी रानी ने अपनी पुत्री रंग देवी का विवाह, भाटी रानी ने अपनी पुत्री रंग देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? राव बीका के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? राव बीका के साथ कर दिया। तो देखो इनकी पत्नी का भी नाम आ गया। हालांकि इनकी पत्नी का नाम आप यहीं पे लिख लेना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रंग देवी। कौन सी देवी? इनकी माँ का नाम था नौरंग दे। माँ का नाम क्या था? नौरंग दे। और पत्नी का क्या नाम था? रंग देवी। ठीक, दोनों का याद रखना। पत्नियां खूब थी इसके, 8 पत्नियां 10 पुत्र थे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एक बता दिया, एक स्पेसिफिक रानी थी। तो हालांकि जब शुरू में शेखा छूट के आता है तो वो दीनता नहीं मानता, वो अपना तख्त नहीं देना चाहता था उसको। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसका कद धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो लास्ट में वो दीनता स्वीकार कर लेता कि अपनी पत्नी ने सही कर दिया। उस जमाने में अपना ऐसे जवाई ढूंढ के दे दिया अपने को। शुरू में तो वो राव शेखा जो था ये अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था इसकी, समझ रहे हो कि छुड़ा रहा है तो इसकी क्या औकात है, इसकी कोई दम नहीं है, मैं हूँ ढीकार फलाना। लेकिन फिर ये अपना कद और इतना बढ़ा लेता है कि लास्ट में उसे अधीनता स्वीकार करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो राव शेखा इसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर देखो अब इसके सामने कौन बचे? जोही, भाटी और जाट। तो अगला फिर शिकार कौन बना इसका? जोहिया।
तो उन्होंने जोइयों के ऊपर आक्रमण किया। जब जोइयों के ऊपर आक्रमण किया तो जोइयों ने अधीनता स्वीकार कर ली। किसने अधीनता स्वीकार कर ली? जोइयों ने अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकारी। ठीक, अब बचे कौन? भट्टी। तो भट्टियों का भी इलाज करेगा। भट्टी मुसलमान है, वैसे भी नहीं मानेंगे क्योंकि ये हिंदू राज्य थे, ये हिंदू थे, वो कौन थे? मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक धार्मिक विद्वेष भी था। और ऊपर से उस समय दिल्ली के तख्त पे, दिल्ली के पास ही पड़ता था ये क्षेत्र, तो दिल्ली के तख्त पे भी मुस्लिम शासक बैठा था, तो उनके ही वो एक तरह से सहयोगी हुआ करते थे, तो उनको बड़ी ताकत थी। तो उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके और भट्टियों को पराजित कर, और ये सबसे खतरनाक थे, भट्टियों को पराजित कर भट्टनेर अपने चाचा को सौंपा, अपने चाचा कांदड़ को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? कांदड़ को सौंपा। तो इस प्रकार चारों तरफ उसने बहुत अच्छे तरीके से कब्जा कर लिया। अब लास्ट में बच गए कौन? जाट। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं इसको कर देता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट। लास्ट में अब राव बीका के सामने एकमात्र समस्या कौन रहेगी? जाट। जाटों में खूब थे जाट, लेकिन इन जाटों में जो सबसे प्रसिद्ध जो थे उनमें दो थे। एक थे गोदारा जाट और एक थे सारण जाट। ये गोत हैं, गोदारा, सारण, कटारिया, बटबटवाड़, पलसानिया। ठीक है, तो ये सारी जाटों की गोद होती है, पूनिया। तो इनमें गोदारा जाटों का जो मुखिया था उसका नाम था पांडु। क्या नाम था? पांडु। और सारण जाटों का जो मुखिया था उसका नाम था पूड़ा। क्या नाम था? पूड़ा। और जाटों के लिए एक प्रसिद्ध डायलॉग कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है? जाट ने किए तो मारे जाट के मारे राम। यानी जाट की हत्या और कोई नहीं कर सकता। या तो जाट को कौन मारेगा? कोई दूसरा जाट मार सकता है, या कौन मार सकता है? राम। अब यहाँ देखो यही गेम होता है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ ये सारण जाट आता है एक दिन और आके और पांडु जाट के ऊपर तगड़ा आक्रमण करता है। इसकी बीवी और 5-7 भाई मर जाते हैं, और ये आराम से रात को बैठा बैठा रो रहा था। अब ये इधर ही डकैत थे ही, लूटने के लिए आ जाते थे, अपने घोड़ों को लेकर टिक 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 आ गया ये। वो देखा यार पूरा गांव ही खा लिया है तो पूरा गांव मातों में बैठा, उधर तीये की बैठक चल रही। तो उधर जाके पूछा, बोला क्या बात है? बोला कि कहाँ है? पूछो तो साहब। बोला ते कांटा है जो? बोला कि मैं भी तारी ना खेती आया था। बड़े पूछे, यार हम जाने नहीं आपको कि हम दूर के रिश्तेदार हैं आपके, आप तो भूल गए हमारे को। हमारे दादाजी इधर आते थे, बैठ करते थे। कहा साहब मैंने सुना तो है कि इधर दक्षिण से आते तो थे राठौड़। बोला कि जी तो आए गए का मान सम्मान नहीं, आप तो जानते नहीं पहचानते नहीं, बताओ आपके ऊपर क्या पावनी है क्या ही? बोला कि जी सारणों ने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है, मेरी बीवी को मार दिया और 5-7 बच्चों को मार दिया। अजय कि जो उस्ताद ऐसी बात करते हो, आप हमारे पुराने, हमारा परदादा आपके परदादे से मित्र रहा है, और हम आई गई में आते हैं आपके पास, पर आप तो भूल गए हमारे को कि साहब गलती हो गई, हम तो पहचाने नहीं। लोग जब भी बैठो आप, हम जाते हैं और इलाज करके आते हैं, ऐसे कैसे मार देंगे? और जाता है राव भी का अपने भाइयों के साथ मिलकर, और इधर सारण जाटों का सफाया कर देता है पूरी तरीके से, और सफाया करके फिर वापस आता है। बोला कि जब आपसे ज़्यादा लाश उधर की तरफ बिछ गई, मामला बराबर हो गया, जो हो गया कि जहाँ खुश हुआ। उधर गोदारा जाट खड़ा हुआ, पांडु, और उसने अपना अंगूठा काट के वही रास्ते तिलक कर दिया। बोला आज से हम जाट आपके हुक्म, आपके गुलाम हैं, आप जो कहोगे वहीं पे रहेंगे और आपकी छत्र छाया में रहेंगे, आपसे अधीनता स्वीकार करते हैं। और तब से राव बीका ने उनको विशेषाधिकार दिया कि आज के बाद में बीकानेर राजवंश का जो राज तिलक करेगा वो गोदारा जाट करेगा। कौन करेगा? आज भी बीकानेर राजवंश का जो राज तिलक करते हैं गोदारा जाट। अब कहीं ना कहीं पूरा जो बीकानेर क्षेत्र था उसके ऊपर एक छत्र कब्जा हो गया, किसका? राव बीका का। क्योंकि गोदारा जाटों के बाद में अब किसी की हिम्मत नहीं रही। गोदारा जाटों के बाद में, क्योंकि पहली बार आदमी धर्म से लड़ता है, फिर जातियों से लड़ता है। राजपूतों और जाटों के मध्य जो वैमनस्य थी वो वहाँ पे समाप्त होगी, क्योंकि जाटों ने बहुत बड़े लेवल पर संधि कर ली थी उनसे। तो अब वो बचे थे 1-2 खींचड़ वगैरह, तो उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली, और इस प्रकार राव बीका का बहुत जबरदस्त एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है।
और इन्होंने 1488 में बीकानेर के किले की स्थापना की, बीकानेर दुर्ग की स्थापना कर बीकानेर शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? बीकानेर। अब इसके बारे में ये कहा जाता है, बीकानेर 1485 से लेकर 1488 तक 3 वर्षों में 3-4 साल लगे थे इसमें निर्माण में। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके लिए जैसे अपन मुहूर्त उर्त लगाते हैं तो नीम के लिए जगह दिखाया जाता है, तो करणी माता को लाके नीम के लिए जगह दिखाया, तो ये बड़ा खेत था जो शानदार जगह, तो करणी माता ने कहा भाई यहाँ सीख नींव लगा लेना। अब एक बार नींव का कोई मुहूर्त टोटका बता देते हैं तो उसके बाद में जब तक नींव नहीं लगती तब तक वहीं बैठे रहते हैं। तो इसने अपने बेटे नारा को वहीं छोड़ दिया, बोला तू यहाँ पे ध्यान रखना, रुखाड़ी रखना, और मैं जाता हूँ। नारा वहाँ पे सो गया। दूसरे दिन मुहूर्त उर्त का टोटका करने लगे तो नारा कहा पापा यहाँ मुहूर्त नहीं लगाएंगे। बोला कहाँ लगाएंगे? बोला यहाँ लगाएंगे। बोला यहाँ क्यों लगाएंगे? तो उसने बताया रात की घटना। बोला कि रात को जहाँ पे करणी माता ने नींव बताई थी वहाँ पे शेर खड़ा था। कौन खड़ा था? शेर। और जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ बकरी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? बकरी। तो शेर बकरी की तरफ देख रहा और बकरी किसकी तरफ देख रही? ना तुम पास आओ ना हम पास आए, जरा तुम बाजी आओ जरा हम बाजी आए। ये गाना पहली बार यहीं आया था। ना तो शेर हट रहा और ना बकरी हट रही। लास्ट में शेर थक गया, बोले भाई मैं तो जा रही हूँ चुवाल ले, तू ही रह ले। तो यहां से शेर विचलित होकर चला गया, लेकिन बकरी अपने स्थान से ही ली नहीं। तो इसका मतलब वो जो स्थान उन्होंने बताया था वो शेर का है, बहुत जबरदस्त उत्तम स्थान है, लेकिन वो विचलित होकर जा सकता है। और यहां पे मैं जो बता रहा हूं चाहे बकरी हो लेकिन कभी विचलित वहीं के दे खोद रहे, यहीं पे गणपत बजा रहा, गणपत वहीं पे खुदा दिया और वहीं पे मूर्त लगा दिया। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध डायलॉग है जो आपको याद रखना है। शेर की एक घटना, शेर बकरी की घटना एक तो याद रखना। ऐसे एक ये चीज बताई जाती है कि नौहर नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी, इसलिए बीकानेर बीकानौर, समझा क्या? तो ये भी आपको याद रखना। इसके बाद 1545 सूद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर, बीको बीकानेर। इसके लिए प्रसिद्ध डायलॉग होता है, ये आपको याद रखना। 1545 ये घटना है विक्रम संवत 1545 की। विक्रम संवत कब की है? 1545। विक्रम संवत अपने जो ईस्वी संवत है उससे कितना साल आगे रहता है? 57 साल आगे रहता है। तो 57 साल इसमें से अगर अपन निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 और 1488 ईस्वी। कब किया था? 1488। ठीक है, विक्रम संवत 57 साल क्या रहता है? आगे रहता है। ठीक है, तो 57 साल कर तो 1488 आ गया। तो 1545 सूद का मतलब था शुक्ल पक्ष, बैसाख के महीने को, सुमेर यानी याद रखियो, थावर का मतलब है शनिवार। कौन सा वार? शनिवार। थावर बीज का मतलब होता है द्वितीया। कौन सी तिया? द्वितीया। बाबेरी बीजी आई रे चाल। बाबरी बीज किसको कहा जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जब बाबा रामदेव का मेला चालू होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से याद रखना। थावर बीज थरपियो, थावर यानी शनिवार को द्वितीया के दिन थरपियो स्थापित किया था इसने। बीकाओ बीकानेर, बीको बीकानेर किसकी स्थापना की थी? बीकानेर से। ये आपको याद रखना, ये डायलॉग आप लिख लेना। और बीकानेर शहर के बारे में बीकानेर के लिए कहा भी जाता है गढ़ चित्तौड़ अधगढ़ बीकानेर, गढ़ चित्तौड़ अधगढ़ बीकानेर
भलो चुनायो भाटियो गढ़ लो जैसलमेर। सुना है कभी? तो गढ़ तो किसको कहा जाता है? चित्तौड़ को। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। जब मैं गढ़ पढ़ाऊंगा तब और डिटेल इनके बारे में बता दूंगा, गढ़ों के बारे में। तो इसको अधगढ़ कहा जाता है। बीकानेर के किले को क्या कहता है? अधगढ़ कहता है। गढ़ चित्तौड़ अधगढ़ बीकानेर। भलो चुनायो भाटियों, भलो चुनाया, तूने बहुत अच्छा काम किया भाटियों। गढ़ लो जैसलमेर, जैसलमेर के किलों को क्या कहा जाता है? गढ़ला, गढ़ लो। ठीक है, गढ़ लो कहा जाता है, इसको अधगढ़ कहा जाता है। इसकी स्थापना कर दी। अब देखो, राजा भी बन गया, सारे क्षेत्र को भी जीत लिया, ये उसकी ऊंचाइयां थी। अब आप जीवन में जब चलते हो तो ऊंचाइयां और नीचाइयां आपके साथ चलती हैं। संघर्ष, सुख, दुख ये चलता है। अब कई लोग इनसे संघर्षों से टूट जाते हैं, भग जाते हैं। बस आप याद रखना, कितना कॉन्स्टेंटली किसी चीज पे टिकते हैं, बस वही जीवन में महारत हासिल करता है। अब इसके जीवन के डाउन्स आएंगे, उनको देखो। सबसे पहला होता है, इसके दो प्रतिद्वंदी थे। एक तो मोहिल अब नीचे की तरफ किसे कहते थे? सांबर चौहान। लेकिन ये इसके भाई को रोज तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। और एक ये भट्टी, ये मुसलमान, ये इसके चाचा को तंग करते थे। और इसकी दो ही जान थी, एक पिंजरे में, इसकी एक तोते में जान थी, एक तो भाई में, एक चाचा में। बड़े खासम खास आदमी थे ये चाचा, इनके क्या संबंध थे? तो इनके भाई बीदा को लाडरू से पराजित किया, मोहिलों ने पराजित किया। तो इसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, उसको शरण दी और उसको वापस राज्य दिलाया। शरण दी और वापस क्या दिलाया? राज्य दिलाया। एक चीज और इसके जीवन में के संघर्ष क्या थे? दूसरा संघर्ष था, इसके चाचा कांदल की हत्या हुई। भट्टियों ने किसकी हत्या कर दी? चाचा कांदल की हत्या कर दी, कांदल की हत्या की। और खून का बदला क्या होता है? खून, राठौड़ा का नियम है कि खून का बदला खून से लेते हैं, भाई का बदला नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। और इस बदले को लेने के लिए जाता है खुद राव बीका। बहुत भयंकर युद्ध करते हैं, इनके खूब युद्ध हुए थे उधर से। ये जो हिसार, रेवाड़ी, यहाँ के जो गवर्नर होते थे, सेनापति, वो सम्राट के सेनापति होते थे डायरेक्ट, उनके पास ये जागीरें हुए करते थे, है ना। तो एक तो झांझड़ का युद्ध, कौन सा झड़ का? झांझड़ का युद्ध। झांझड़ कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। झांझड़ का नाम नहीं सुना? नहीं, झज्जर अलग है, झांझड़ का युद्ध। और ये लड़ा जाता है राव बीका वर्सेज सारंग खान। और ये सारंग खान जो था वो बहलोल लोधी का गवर्नर था। बहलोल लोधी दिल्ली का सुल्तान था। ये कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का, दिल्ली के सुल्तान। तो इसने सारंग खान की हत्या की पहले तो। फिर सारंग खान के बाद में नया उसने वो कर दिया, शासक कर दिया। तो इसके बाद में उसने फिर दोबारा आक्रमण किया। तो कई जगह उसका रेवाड़ी का युद्ध मिलता है और कई जगह रिडमल का युद्ध मिलता है। रिडमल, कई जगह रेवाड़ी का युद्ध। दूसरा युद्ध किया। अब इसमें फिर वो राव बीका जाता है और राव बीका अब की बार युद्ध में भाग लेता है। हिंदाल खान ये सिकंदर लोधी का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिकंदर लोधी का सेनापति। और एक दूसरा था खंडेला का। सुना आती है क्या? खंडेला, रिडमल, सुनाया गया गाना। तो इन दोनों की हत्या की इसने। दोनों की क्या की? हत्या। इनकी तो हत्या की थी हिंदाल खान ने, इनके चाचा की हत्या की थी। हिंदाल खान ने किसकी हत्या की थी? चाचा कांदल की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? चाचा कांदल की। उसका एक बदला लिया।
एक चीज ये याद रखना। और चीजें, दो चार चीजें याद रखने वाली चीजें, जैसे इसके बारे में वर्सिंग का नाम सुना है क्या? वर्सिंग और दूधा कौन थे? ना 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 ना, ये राव जोधा के वो बेटे थे जिनको राव जोधा ने मेड़ता के संस्थापक कौन थे? वर्सिंग और दूधा। दूधा, राव दूधा जो था वो मीराबाई का क्या था? दादा था। पूरी स्टोरी बताई थी उस टाइम। तो वर्सिंग को अजमेर के सेनापति ने बंदी बना लिया था, तो अपनी सेना ले जाके छुड़ा के लेके आता है। ठीक है, तो तीसरा यहां पे लिख देता हूं, राव वर्सिंग। राव वर्सिंग को अजमेर के सेनापति से छुड़ाया। कोडंदे इनकी दादी का नाम था, इनकी मां का नाम नहीं था। अभी मैंने कोडंदे उनकी मां का बता दिया था। कोडंदे इनकी दादी का नाम था, इनकी मां का नाम क्या था? नौरंगदे सांकला। कौन सी सांकला? नौरंगदे सांकला तो इनके नाना मामा ही थे। तो वैसे उनकी दीनता स्वीकार कर लेते, नापा सांकला दीनता। सबसे पहले इसने सांकलाओं को अधिकार में लिया था, अपने मामाओं को ही। ठीक है, तो और रंगदे इसकी जो पत्नी थी वो भाटियों की थी। किनकी थी? भाटियों की। तो एक रिश्तेदारी वहां पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार भाई ये सांकला जो थे, ये तो इसका मामेरा भी था, नौरंगदे सांकला। यहाँ पे तो इसके मामा वगैरह हो गए। यहाँ इसकी बैरबानी जो थी रंगदेवी यहाँ की थी। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र तो हो गया, ये इसके मित्र हो गए खास। और जो ये वैसे दीनता स्वीकार कर ली। सपाल दक्षिण ये दो लड़ाई चलते रहती थी इनसे। तो एक चीज ये याद रखना, और लास्ट में ये याद रखना, इन्होंने प्रतीकों के लिए राव सुजा पर आक्रमण किया था, जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था। आया याद? इसने अपने पिता को, जब ये युद्ध करके आ रहे थे हिसार का, तब अपने पिता को वचन दिया था कि मैं कभी भी जोधपुर की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगा। तो पिता को वचन निभाने के लिए ये जोधपुर पर अधिकार नहीं करते, लेकिन प्रतीकों के लिए इन्होंने किस पर अधिकार आक्रमण किया था? प्रतीकों के लिए राव सुजा जोधपुर पर चढ़ाई की, और बाद में चश्मा देने, बीच बचाव करके इनका प्रतीकों का बंटवारा कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रतीकों का बंटवारा किया। प्रतीकों क्या कर दिया था? बंटवारा। तो ये इसका जो स्थान है वो मेवाड़ में जैसे भीष्म पितामह का है। राव चुंडा का जो स्थान है ना, उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि साहब मैं कभी भी अपने जीवन में मुंह उठा के नहीं देखूंगा तख्त की तरफ। तो इसने इसका जो एक तरह से राव बीका का भीष्म पितामह की तरह स्थान माना जाता है। किसकी तरह स्थान माना जाता है? भीष्म पितामह। बंटवारा कर दिया, ये वापस आ गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म, आपने दे दिया तो मैं इसी के लिए आया था। भाइयों के लिए इसने पूरे जीवन में युद्ध किया। तो इसके दो प्रबल शत्रु हैं। अब इसकी जो लड़ाइयां चलेंगी ना, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर ये चौहानों को भी पराजित कर देंगे, बुरी तरीके से हरा देंगे, तो चौहान भी मुंह नहीं उठाएंगे। लास्ट तक इनके जो शत्रु रहेंगे या बट्टी मुसलमान रहेंगे। जो भी आक्रमण होगा उत्तर पश्चिम सीमा से होगा, समझा रहे? पाकिस्तान के इधर से वो आएंगे रोज आक्रमण करने के लिए, या दिल्ली वाले ये आक्रमण करने के लिए। इससे दिन प्रतिदिन का जो लड़ाई होगी वो एक सीमा इनकी असुरक्षित थी, ये बठनेर वाली। बठनेर दुर्ग पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। बठनेर दुर्ग का अंत तक चलता रहा। फिर बठनेर में यहाँ का एक राजा आएगा सूरत सिंह। कौन सा सिंह? सूरत सिंह। और सूरत सिंह का सेनापति उसको जाके जीतेगा बठनेर को, अमरचंद सुराणा। और बठनेर को मंगलवार के दिन जीतेगा और उसका नाम चेंज ही कर देगा। क्या कर देगा? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? ये एक मनोवैज्ञानिक जीत मानी जाएगी। फिर देखो, आप नाम चेंज करते हो। अभी हिंदुस्तान में बड़ा विवाद चल रहा है कि साहब इस नगर का नाम ये कर दिया, काशी का नाम ये कर दिया और उसका नाम ये कर दिया। नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? मनोवैज्ञानिक पहचान मिटा दी जाती है। आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा होता है कि स्थानों से, जगह से, उनके नामों से, समझा रहा है? तो बट से बट्टी जुड़े होते अपने आप।
तो बट्टी को हटाया और उन्होंने हनुमान गढ़ कर दिया। अब उन्होंने तो लोगों को ये कहते भाई मंगलवार है, मंगलवार के दिन जीते इसलिए हनुमान गढ़ कर दिया, लेकिन जबकि वास्तव में वो क्या हुआ, एक तरीके से समझ आ रहा है। तो इस प्रकार लास्ट में जाके लड़ाई खत्म होगी और इनकी मृत्यु हो गई 13 जनवरी को। कब मृत्यु होगी? 13 जनवरी 1505 को इनकी मृत्यु। देखो 1505 को इनकी मृत्यु है, लेकिन मैंने वहां 1504 ही लिखा है। क्यों? पहले 1505 ही लिखा था। एक्चुअल में क्या था, 1505 में इन्होंने कोई राज्य नहीं किया। 13 जनवरी को तो इनकी मृत्यु होगी। हालांकि बीमार पहले से ही थे, लेकिन 13 जनवरी को उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार एक महान अजय योद्धा और संस्थापक, इसका परिचय देखा। तो बीका राव बीका का ये और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी पत्नियों के बारे में भी लिख लेना, 1 मिनट। इनकी पत्नियां, पत्नी कितनी थी? 8, पुत्र कितने थे? 10 पुत्र थे। तो इनके बाद में इनका बड़ा बेटा नरा राजा बनेगा। नरा के बाद में नरा की मृत्यु हो जाएगी, निसंतान मृत्यु होगी। फिर इसके जस्ट बाद में राजा बना था नरा। कौन बना था? नरा। और नरा की जस्ट मृत्यु हो गई थी, 1505 में राजा बना और 1505 में मृत्यु हो गई। तो नरा इसका ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र। तो जब ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु होगी तो ये निसंतान था। क्या था? निसंतान। यही इसी में कर लेना, निसंतान, इसमें कुछ लिखना नहीं है। और नरा के बाद में अगला बनेगा लूणकरण। तो लूणकरण के बारे में अपन डिटेल से देख लेंगे। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। तो पार्ट 1 इस प्रकार कंप्लीट हुआ। ये बहुत सी किताबों के, बहुत सी ऑथेंटिक सोर्स का एक सार है, उसको मिला के बनाया गया है पूरा। आप इसको एक बार ढंग से देख लेना। जो टॉप यूट्यूब के वीडियो हैं 15-20, उनको भी देखा है, और तमाम प्रकार की स्टडी रिसर्च करके बाद में फिर ये चीज़ें तैयार करके बनाई गई। तो पूरा डिटेल्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इससे अतिरिक्त छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने राव बीका को शुरू से लास्ट तक चलाया, एक साल दिखाया उसका। ठीक है, ले लीजिए आपके स्क्रीन।